हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 8/11/2015 को आयोजित हुआ था। यहाँ पर मैं आपको लेखपाल के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सके। तो सबसे पहला सवाल है, और इस क्वेश्चन में आपको एक पद्यांश दे रखा है और उसके यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं। आपको करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके आंसर इस पद्यांश से आपको ढूंढने हैं। लेकिन इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पद्यांश में भी क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो ये आपने पद्यांश सुन लिया होगा और इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना भी है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस के आंसर बनेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन का अपरसीम भौतिक विकास। आपको यहाँ पर पद्यांश में से वीडियो को पॉज करके ढूंढना है सभी क्वेश्चनों को कि इसका आंसर ये कैसे हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दिया जाए। तो इस तरीके से इस पद्यांश के 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों के आंसर आपने दे दिए हैं। अब बढ़ते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ। बड़े ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रेखा चित्र। आपको यहाँ पर याद रखना है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की अन्य रचना है, जैसे कि लाल तारा, गेहूं और गुलाब, ये भी क्या हैं, आपकी रेखा चित्र हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, छत्तीसगढ़ी, मगही, अवधी या फिर बघेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मगही। आपको यहाँ पर कॉपी पेन लेकर बैठना है, क्योंकि ये जो चकबंदी का आपका पेपर है, इसमें सिर्फ मैं आपको हिंदी का पोर्शन कराऊंगा और हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे आपको मैं अलग से क्वेश्चंस और बताऊंगा जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बेटा हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं। तो आपको याद रखना है कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। सबसे पहली पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी,
पहाड़ी तथा बिहारी। आपको एक बार फिर दोबारा मैं यहाँ पर पुनः बता रहा हूँ कि हिंदी की कितनी है, 5 उपभाषाएं हैं। पहली पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी तथा बिहारी। अब हम बात कर लेते हैं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां शामिल हैं। तो सबसे पहली आपकी अवधी, फिर बघेली, फिर छत्तीसगढ़ी। वहीं अगर हम बात करें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू ये भाषा आती हैं। जबकि बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली तथा मगही शामिल हैं। तो ये सभी आपको भाषा याद रखनी है कि किस किस भाषा में कौन कौन सी भाषा सम्मिलित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्या सुंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी। तो ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुंदर। अब यहाँ पर हम सुंदर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। शाहजहां के दरबार में हिंदू कवि सुंदर का निवास स्थान था। इसने सुंदर श्रृंगार नामक लक्षण ग्रंथ की रचना की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सुंदर थे जिनको महाकवि राय कहा जाता है, इन्होंने किसकी रचना की थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुंदर श्रृंगार नामक लक्षण ग्रंथ की रचना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें। क्या दे रखा है, व्यंग्य लेखक सामाजिक डैश 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 पर तीखा प्रहार करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। रहीम दास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर दास या फिर तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर दास। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ज्ञानश्री काव्यधारा या संत काव्यधारा, इसका संत काव्यधारा भी नाम होता है। भक्ति काल का आरंभिक काव्यधारा है। इस धारा के प्रमुख कवि भी आपको याद रखने हैं, जैसे कबीर दास, रैदास, दादू दयाल, मलुक दास, नानक देव, सुंदर दास आदि हैं। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन आपके पेपर में आए, कुछ अलग तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भट्ट केदार। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासोर की रचना की थी, जबकि भगवान सिंह व्यंग लेखाकार के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। अपने अपने राम इनकी प्रमुख कृति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द्विवेदी युग से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हरिशंकर परसाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक मिलान करना है और बड़े ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ये जो 15वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होगा। हमारा 16वां क्वेश्चन है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अपादान, संप्रदान, कर्म या फिर करण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, करण। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको लेखपाली की तैयारी करनी है, अगर आपको लेखपाल बनना है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोगों को रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी जगह कोई और न ले सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कारणवाचक।
हमारा अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको 19 और 20 में क्या करना है, शब्दों के सही पर्यायवाची चुनने हैं। तो सबसे पहले दे रखा है आपको समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्णव। अब यहाँ पर समुद्र के आपको अन्य पर्यायवाची भी याद रखने हैं, जैसे सिंधु, सागर, जलधि, पयोधि, पारावार, नदीस, वारिस, रत्नाकार, ये भी क्या हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो ये पर्यायवाची आपको याद रखने पड़ेंगे। हमारा 20वां क्वेश्चन है सौदामणि। तो सौदामणि का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्युत। अब यहाँ पर भी आपको इसके अन्य पर्यायवाची याद रखने हैं, जैसे चपला, तड़ित, चंचला, दामिनी, क्षण प्रवाह, चंपा, ये सभी क्या हैं, सौदामणि के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उद्भावना। हमारा अगला क्वेश्चन है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्रोध। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि भयानक रस का स्थायी भाव वह है, जबकि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। वहीं आपको एक और याद रखना है कि ये जो विस्मय है वो आपका उद्भव रस का स्थायी भाव है। तो ये तीनों भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वहीं आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुंडलियां। किसका होता है? कुंडलिया का होता है। अब यहाँ पर कुंडलिया के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। कुंडलिया छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद होता है। इसका निर्माण दोहा और रोला के संयोग से होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। आरंभ में दोहा और बाद में 2 छंद रोला के होते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो आपसे यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? तो 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि कुंडलियां कैसा छंद है? तो कुंडलियां विषम मात्रिक छंद है। इसका निर्माण किस किस से होता है? तो इसका निर्माण दोहा और रोला के संयोग से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 25वां क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आर्जव। क्या हो जाएगा? आर्जव। हमारा अगला क्वेश्चन है अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्वकालिक क्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए। हमारा अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपका शुद्ध वाक्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भीभत्स। हमारा अगला क्वेश्चन है ने कलंक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वहीं अगर आपसे यह पूछा जाता है कि यह कौन सी संधि का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है कि यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाने वाला इसके लिए समुचित शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पो प्लस अन। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी संधि है, तो ये एक अयादी संधि है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुगलखोर। हमारा अगला क्वेश्चन है
अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? अंबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 35वां है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ह। अगर हम इसके बारे में विस्तार से बात करें तो संघर्षी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहले मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर आपको इन चारों ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं और निर्देश क्या है पहले हम वो पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य, र, ल, व बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनें। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला दे रखा है आपको मजदूरों की बस्तियों में। मतलब यहाँ पर आपको पहला और अंतिम वाक्य दे रखा होगा। बाकी के जो 4 वाक्य हैं वो आपको डिस्टर्ब दे रखे हैं। मतलब कोई कहीं दे रखा है, कोई कहीं दे रखा है, तो उनको आपको करना क्या है? व्यवस्थित करना है सही तरीके से। तो जिसमें क्या लिखा हुआ है? मजदूरों की बस्तियों में। अब पढ़ लेते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है? वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के। दूसरा क्या है? व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से। तीसरा क्या है? और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से। चौथा क्या है? तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाएं। और छठा दे रखा है आपको बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो अगर हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो इसको व्यवस्थित कैसे किया जा सकता है? मजदूरों की बस्तियों में, उसके बाद आएगा र, व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अनजान होने से, फिर आएगा व, तथा मनोरंजन शिक्षा आदि सुविधाओं, फिर आएगा ल, और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से, फिर आएगा य, वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका 39वां क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है आपको? इन सभी को सम्मिलित करके एक उच्च या उचित आपको वाक्य बनाना है जिसका कि एक स्पष्ट अर्थ निकल सके। तो 39वां क्वेश्चन भी आप लोग स्वयं करेंगे। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 र, य, व और ल। आपको इसको व्यवस्थित करके देखना है कि इसका क्या अर्थ निकलता है। हमारा 40वां क्वेश्चन है और 40वें क्वेश्चन में भी आपको यही काम करना है। क्या दे रखा है? दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक। फिर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और छठा दे रखा है अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। तो इसको पढ़कर देखते हैं। दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक। पहला कौन सा? रामायण। तो पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके लेखपाल का ये तीसरा पेपर भी कंप्लीट होता है और यहाँ पर मैंने इसके 40 क्वेश्चन आपको पूरे समझा दिए हैं। उम्मीद करूँगा कि आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर दोस्तों आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि वीडियो को हम लोग कैसे इम्प्रूव करें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर पूरी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।